नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर के राजपूत का चौथा पार्ट करने वाले हैं। हम लोग का सीरीज स्टार्ट हुआ तो वो कंटिन्यू चल रहा, तो हम लोगों ने 50 सवाल सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 51 से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है 51, मैग्नेटिक फील्ड इन ए डीसी जनरेटर इज प्रोड्यूस बाय। हमें पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर जो होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है। जो हमारा जनरेटर होता है, सॉरी, जो हमारा जनरेटर होता है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाने के लिए हम कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यहाँ पे जो फील्ड कॉइल लगता है तो यही ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट या बोथ या नन ऑफ दिस। देखिए, परमानेंट मैग्नेट का हम यहाँ पे इसलिए नहीं बोल सकते यूज, एक्चुअली यूज तो होता है लेकिन यहाँ पे डीसी जनरेटर पे नहीं होगा, क्योंकि अगर हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करेंगे तो जनरेटर बहुत भारी हैवी हो जाएगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको परमानेंट मैग्नेट को सिर्फ छोटा छोटा मोटर जनरेटर में यूज करते हैं, छोटा छोटा खिलौना में यूज होता है। तो इसलिए ओनली सिर्फ हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो करवा के मैग्नेट बनाते हैं हम लोग, ठीक, इस कंडक्टर में, फील्ड वाइंडिंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 51 का हुआ ए। तो 51 का ए। चलिए 52 नंबर देखते हैं। द नंबर ऑफ ब्रशेस इन ए कम्यूटेटर डिपेंड्स ऑन। तो ब्रशेस का जो नंबर होता है कम्यूटेटर में वो किस पे कम्यूटेटर डिपेंड्स ऑन, हाँ, वो कुछ किस पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ आर्मेचर, टाइप ऑफ वाइंडिंग, वोल्टेज, आर्मेचर ऑफ करंट टू बी कलेक्टेड। तो ये जो हमारा ब्रश है, ब्रश का काम ही होता है, एक मिनट, ब्रश का क्या काम होता है। जो हमारा ब्रश लगा होता है स्प्लिट रिंग में, ब्रश जो लगा होता है इसका काम होता है करंट को कलेक्ट करना। तो ये जो हमारा ब्रशेस, नंबर ऑफ ब्रशेस किस पे डिपेंड होता है कि कितना हमको करंट उसमें से ड्रॉ करना है। मतलब अगर नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ाएंगे तभी ज़्यादा नंबर ऑफ करंट आएगा, मतलब करंट का मैक्स वैल्यू बढ़ेगा। तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो हमको ब्रश का क्या बोलते हैं, संख्या भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ करंट टू जितना कलेक्ट करेंगे उसी पे डिपेंड करेगा कि कम्यूटेटर में ब्रश का नंबर कितना है। तो हमारा 52 का आंसर हो जाएगा डी। इस चैनल पे कंटिन्यू लगातार बने रहे, आपको इलेक्ट्रिकल में आपको मास्टर बना देंगे। आज के बाद आपको इलेक्ट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आर के राजपूत तो यूं ही चुटकी में आपका सॉल्व होगा, चुटकी में। और से पूरा पूरा लेक्चर सीरीज को सिर्फ कंप्लीट कीजिएगा। तो उसके बाद हमारा 53 नंबर आता है। देखिए 53 नंबर में क्या पूछ रहा है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का हम लोग क्यों यूज करते हैं, हमने बताया था ना कि रोटर में हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं जब आर्मेचर रिएक्शन होता है। जो मैन फ्लक्स होता है उसको कौन डिस्टर्ब करता है, आर्मेचर का फ्लक्स डिस्टर्ब कर रहा होता है कि भाई तू हट, मुझे राज करने दे। तो इस चक्कर में क्या होता है, हम लोग को लॉस हो जाता है। जो ईएमएफ हम लोग ले रहे होते हैं जनरेटर से, उसका उसका डिक्रीमेंट होने लगता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वाइंडिंग लगा देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटर वाइंडिंग। वो रोटर में लगा होता है और ये सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। इस रोटर का जो वाइंडिंग होता है उसका सीरीज में जुड़ा होता है। तो इसका काम होता है कि आर्मेचर रिएक्शन से जो हमारा मैग्नेटाइजिंग या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो रहा है उस इफेक्ट को ख़त्म कर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा टू न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग सी। हमारा आंसर हो जाएगा सी, 53 का सी। टू न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के कारण ही ना क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आ रहा था 90 डिग्री पे। तो इसको इफेक्ट को खत्म कर देगा। अब 54 नंबर हम लोग देखते हैं। 54 नंबर पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए डीसी जनरेटर प्ले वाइटल रोल फॉर द प्रोवाइडिंग डीसी करंट ऑफ ए डीसी जनरेटर। तो ये बोल रहा है कि हमारा जो डीसी जनरेटर है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है डायरेक्ट, मतलब करंट को लेने के लिए। तो इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, जो हमारा कम्यूटेटर है वही ना हमको करंट कलेक्ट करके देता है। ये हमारा कम्यूटेटर होता है, इसमें सेगमेंट होता है और इसके ऊपर ब्रश लगा होता है। और ये हमारा आउटपुट से कनेक्ट होता है जहाँ हम बल्ब लगा देते हैं। बल्ब हम लोग आउटपुट लेते हैं ना, तो बल्ब, पंखा, कुछ भी एसी जो भी चलाना हम लोग चलाते हैं तो हमको ये डीसी बना के कौन देता है, ये कम्यूटेटर ही ना देता है। तो इसका, तो हम लोग करंट के लिए क्या बोलते हैं, मेन रोल कौन प्रोवाइड करवा रहा है करंट हम लोग को कलेक्ट करवाने के लिए, तो हमको कम्यूटेटर। तो 54 का हो जाएगा हमारा बी। तो चलिए 55 देखते हैं। इन ए डीसी जनरेटर द रिपल्स इन द डायरेक्ट ईएमएफ जनरेटेड आर रिड्यूस्ड बाय। तो देखिए रिपल्स क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। ये हमारा एसी होता है, तो लेकिन हमको यहाँ चाहिए डीसी, तो हम लोग का डीसी हो जाएगा
डीसी तो होता है कांस्टेंट, तो हम आपको समझाते हैं। देखिए ये भी मान लीजिए सिर्फ हाफ वेव आ रहा है मेरा, ठीक, और हमको यहाँ से आउटपुट चाहिए डीसी। तो मान लीजिए हमको डीसी मिल रहा है इस यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक ना। डीसी का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट आउटपुट। तो ये जो एसी है उसी को ना हम डीसी में चेंज करेंगे, तो ये हो जाता है हमारा रिपल। मतलब जैसे ही जीरो में जाने खोज रहा था तो हम उस पार्ट को ख़त्म, मतलब ऐसा सिस्टम अरेंजमेंट यूज करेंगे कम्यूटेटर का कि इस इधर हमको आउटपुट मिले ही ना, खाली इस 5, मान लीजिए 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट के ऊपर ही आउटपुट मिलता रहे। तो ये जैसे यहाँ आएगा फिर ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो फिर भी इसमें देखिए गड्ढा गड्ढा आ रहा है, ये रिपल होता है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ कंडक्टर बढ़ाएंगे। तो नंबर ऑफ़ कंडक्टर बढ़ाएंगे तो हमको नंबर ऑफ़ ब्रश भी बढ़ाना होगा। तो क्या होगा, अभी जो नंबर ऑफ़ कंडक्टर बढ़ाना होगा, और अभी जो इस टाइप का आ रहा था आउटपुट, तो ये ऐसे नहीं आके पूरा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिपल को ख़त्म करता है। तो रिपल को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ़ कंडक्टर बढ़ाएंगे, और नंबर ऑफ़ कंडक्टर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ बस बढ़ेगा। तो देखिए सवाल क्या है, इन ए डीसी जनरेटर द रिपल इज़ द डायरेक्ट ईएमएफ जनरेटेड बाय रेड्यूस बाय। तो रिपल को हम लोग किससे ख़त्म करते हैं, तो यूजिंग कंडक्टर एज ए एनालिट कॉपर, यूजिंग कम्यूटेटर विथ लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट, यूजिंग कार्बन ब्रश ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, और यूजिंग इक्वलाइजर रिंग्स। तो हमने बताया जैसे हम हमको रिपल ख़त्म करना है तो हमको बढ़ाना पड़ेगा नंबर ऑफ़ कंडक्टर। अब नंबर ऑफ़ कंडक्टर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ कम्यूटेटर्स का सेगमेंट जो है, कम्यूटेटर का सेगमेंट बढ़ेगा न, कि कंडक्टर वहाँ पे आके जो जुटा रहता है अंदर से। तो अगर कंडक्टर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ हमको सेगमेंट भी बढ़ाना होगा, तो वही आंसर हो जाएगा, यूजिंग कम्यूटेटर विथ लार्ज नंबर ऑफ़ सेगमेंट। तो बी हो जाएगा मेरा 55 का क्या हो जाएगा, बी। अब 56 देखते हैं। 56 में इन डीसी जनरेटर लैप वाइंडिंग इज यूज फॉर। तो हमने कल वाला लेक्चर में बताया कि अगर लैप वाइंडिंग हो तो हम कौन लैप वाइंडिंग में हमको क्या क्या मिलता है, हाई करंट, और वेव वाइंडिंग में हमको मिलता है हाई वोल्टेज। तो अब देख लीजिए हमको यहाँ पे ऑप्शन क्या मिला, लैप बाइंडिंग बोल रहा है तो हमको क्या चाहिए, हाई करंट होगा। तो हाई वोल्टेज हाई करंट, लो वोल्टेज हाई करंट, करंट हाई होगा तो वोल्टेज लो ना हो जाएगा। करंट अगर हाई होगा तो वोल्टेज लो हो जाता है, क्योंकि वी बराबर क्या होता है, वी बराबर आई आर। तो अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज को घटाना होगा कांस्टेंट रखने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 56 का। तो 56 का आंसर हो जाएगा हमारा लो वोल्टेज हाई करंट, बी नंबर, 56 का बी। अब देखिए 57 नंबर देखते हैं। टू सेगमेंट ए एंड बी हैव 6 पोल ईच, सॉरी 2 जनरेटर है। अब 2 जनरेटर है जिसका ए और बी, जिसमें 6 गो पोल है, ठीक ना। जनरेटर ए है वेव बाइंडिंग, हाँ, एक में वेव बाइंडिंग है, जनरेटर 1 में वेव बाइंडिंग, और जनरेटर 2 में लैप बाइंडिंग है। तो लैप में हमने क्या बताया था कि लैप में ये आपका पूछ रहा हमसे, आर्मेचर बाइंडिंग जनरेटर ए बी लैप बाइंडिंग, द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Pn5Z160 है, ठीक। अब देखिए हमने लैब में बताया था कि APL होता है, इसका मतलब याद रखने के लिए कि जितना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा उतना पोल होगा। तो A और P बराबर हो जाएगा लैब में। तो इसमें ये कट जाएगा तो ये पूरा पाथ तो कांस्टेंट ही है, ठीक ना। तो मान लीजिए यहाँ पे EMF 1 आया, ठीक ना। अब देखते हैं वेव बाइंडिंग में क्या होता है। अब मान लीजिए जनरेटर एक ए जो है, जनरेटर ए, इसमें वेव बाइंडिंग है। अब वेव बाइंडिंग में होता है हमारा A=2 होता है, 2 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक। तो इसका EMF में क्या हो जाएगा, सारा चीज़ कांस्टेंट है, सिर्फ पोल दिया हुआ है, बाकी Pn5Z/60A होता है। तो 60A 60N5Z ये सारा कांस्टेंट है, तो P और A है सिर्फ। तो EMF बराबर हो जाएगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, वेव बाइंडिंग वाला EMF P और A पे। अब P है मेरा 6 और A है मेरा 2, क्योंकि वेव बाइंडिंग में 2 होता है, तो हो जाएगा 3। तो वहाँ पे हम लोग जो निकाले थे लैब बाइंडिंग के लिए EMF, वहाँ आया कितना 1, और वेव बाइंडिंग के लिए 2। तो वेव बाइंडिंग 1 में है तो ए में क्या है, वेव बाइंडिंग, तो इसका आ जाएगा मेरा 3। 6/2 करेंगे तो 3 ना आएगा, 6 पोल और 2 पैरेलल पाथ 3। और बी वाला जनरेटर में आया था EMF 1, तो मेरा अनुपात क्या हो जाएगा, A अनुपात B।
मतलब जनरेटर ए का वोल्टेज, जनरेटर बी का वोल्टेज, तो 3 ए का क्या आया था, 3:1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 57 का आंसर हो जाएगा हमारा 57 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 57 का बी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि सारा लेक्चर देखने से पहले एक बार सारा फार्मूला जो है ना आप रिवाइज कर लें, ठीक ना। नहीं तो फिर लगेगा कि पता नहीं ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इतना समझा पाना ऑब्जेक्टिव में मुमकिन नहीं है, इसलिए जितना हो पा रहा मैं कर रहा हूँ, ठीक ना। और नहीं तो उसके बाद तो मैं वीडियो दूंगा ही। तो चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद हमारा कुछ सवाल है द वोल्टेज ड्रॉप। हाँ, अब देखिए हमारा सवाल क्या है, द वोल्टेज ड्रॉप फॉर विच द फ्लोइंग टाइप ऑफ ब्रशेस कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी लिस्ट। बोल रहा है कि हम लोग कौन सा ब्रश यूज करेंगे जिसमें वोल्टेज, हमको अगर वोल्टेज ड्रॉप भी आ रही है, वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम हो। एक्चुअली हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं, कार्बन का ब्रश। लेकिन अगर हमको चाहिए एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम आउटपुट चाहिए कि वोल्टेज ड्रॉप हो ही ना, तो हम लोग यूज कर लेंगे मेटल ग्रेफाइट का ब्रश, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जिस प्रकार देखिए हम लोग जनरली घरों में क्या कॉपर वायर का यूज करते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही हम लोग चले जाएं रॉकेट वगैरह जो बनता है, उसके बाद मोबाइल जो बनता है, वहाँ पे क्या होता है ना कि वोल्टेज ड्रॉप मायने रखता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग वहाँ पे चांदी का वायर यूज करते हैं। तो ये हीट भी कम देगा, वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो ऑटोमेटिकली हीट कम प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमको सवाल पूछा गया कि एक्सट्रीम हमको चाहिए कि वोल्टेज ड्रॉप हो ही ना, बहुत लीस्ट हो, तो हम फिर यूज कर लेंगे मेटल ग्रेफाइट का। तो 58 का हो जाएगा हमारा आंसर सी। आपको इलेक्ट्रिकल का राजा बना देंगे, राजा, सिर्फ बने रहो वीडियो पे। 59 का देखिए क्या सवाल, द ई एम एफ ऑफ जनरेटर, the EMF generated by the shunt wound DC generator is E. Now while the pole flux remain constant, फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है और जनरेटेड EMF E है। इफ़ द स्पीड ऑफ द जनरेटर इज डबल, स्पीड को डबल कर देते हैं तो EMF जनरेटेड विल बी, जनरेटेड EMF क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि E प्रोपोर्शनल होता है N फाई, वही EMF वाला फार्मूला से P N⁴Z/60 है, ठीक ना, नहीं लिख रहे हैं उतना। तो E बराबर हमारा हो जाता, इस प्रोपोर्शनल हो जाता है N फाई। अब हमको फाई कांस्टेंट दे दिया है, ठीक। तो पहले तो ई प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट ईएमएफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा स्पीड का। अब स्पीड को हम लोग 2 गुना बोल रहे हैं बढ़ाएंगे, तो ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ भी तो 2 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल इधर 1 रुपया इसको देंगे तो इसको भी 1 रुपया देना होगा। इधर 2 गुना करेंगे चीज़ें तो इसको भी 2 गुना करना होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 2E हो जाएगा। पहले हमारा ईएमएफ ई था, अब हम स्पीड को 2 गुना करेंगे तो 2 गुना ईएमएफ आ जाएगा हमारा, ठीक ना। तो इसका 59 का आंसर हो जाएगा 59 का बी, 2E। अब 60 का देखिए, इन ए डीसी जनरेटर द एक्चुअल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन। अब डीसी जनरेटर में बोल रहा है कि जो हमारा फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये मान लीजिए पोल है, ये हमारा जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस पे डिपेंड करेगा, ठीक ना। तो चलिए हम आपको फिगर से बताते हैं इसको, ठीक ना। देखिए जो चीज़ हम आपको फिगर बना बना के दिखाते थे ना, ये वाला ऐसा ऐसा पोल शू है, ये है, तो देखिए यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमको बोल रहा था कि डीसी जनरेटर का जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब फ्लक्स यहाँ से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना नॉर्थ से साउथ, तो किस पे डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे एयर गैप कितना है, पोल शू का शेप क्या है, ठीक ना। और उसके बाद तीसरा डिपेंड करेगा हमारा साइज ऑफ एयर गैप, तो हो गया, शेप ऑफ पोल शू हो गया, क्लियरेंस बिटवीन टिप्स एंड एडजेसेंट पोल्स। एडजेसेंट पोल जो है उसका टिप और क्लियरेंस इसके बीच कितना है, उस 3 चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो ये देख लीजिए हमारा ये होता है हमारा पोल शू, इसी को पोल शू बोलते हैं। ये इसलिए यहाँ पे पोल शू को ऐसा बनाया जाता है ताकि फ्लक्स जो हमारा यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस आर्मेचर का कंडक्टर को कट कर सके और फ्लक्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक। तो 60 हमारा कौन सा था, 60 था, हाँ 60 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ एवर। साइज ऑफ एयर गैप हो जाएगा, शेप ऑफ द पोल शू हो जाएगा, क्लियरेंस बिटवीन टिप्स एंड एडजेसेंट पोल, ये भी हो जाएगा। तो 60 का हमारा हो गया डी। अब 61 देख लेते हैं। 61 पूछ रहा है
द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर यूजुअली मेड ऑफ। तो सबसे पहला जो हमने लेक्चर बनाया, सबसे पहला ही सवाल ये था कि हम लोग किसी भी जनरेटर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, मैक्स मतलब जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सामान हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सिलिकॉन स्टील का यूज करें उसका बॉडी वगैरह बनाने में, कोर वगैरह बनाने में, जो जिससे फ्लक्स एक साइड से दूसरे साइड में मूव कर सके, ठीक ना। तो क्यों करते हो, तो पूरा अच्छी तरह से पहला वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो पहले वो वीडियो जाकर देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि सिलिकॉन स्टील का यूज क्यों करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 का हमारा सवाल है, द डीसी जनरेटर जनरेट्स। डीसी जनरेटर क्या जनरेट्स करता है। अब डीसी देख के हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये डीसी जनरेट करेगा, मतलब ईएमएफ, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि चाहे एसी मशीन हो या डीसी मशीन हो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा ईएमएफ जो जनरेट होगा मशीन के अंदर वो हमेशा होगा एसी, चाहे एसी हो मशीन या डीसी हो। और हम अपने आउटपुट के अनुसार से उसको अरेंजमेंट करते हैं। अगर हमको आउटपुट पे डीसी चाहिए तो हम लोग कम्यूटेटर वगैरह का अरेंजमेंट लगाते हैं और आउटपुट पे डीसी ले लेते हैं। अगर हमको डीसी नहीं चाहिए तो ये झंझट हमारा ख़त्म हो जाता है, ये हमको लगाना ही नहीं पड़ता कम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं, डायरेक्ट हम लोग खाली रोटेटिंग पार्ट से किस तरह से हमको लेना है आउटपुट, वो अरेंजमेंट लगा के आउटपुट ले लेते हैं। अगर हमको आउटपुट में एसी चाहिए तो कान खोल के सुन लीजिए कि हमारा मशीन चाहे एसी हो या चाहे डीसी हो, कहीं पे नोट्स कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मशीन एसी है या डीसी है, आउटपुट जो ईएमएफ जो मशीन के अंदर आएगा वो हमेशा एसी होगा। अब डिपेंड करता है कि हमको अपना आउटपुट पे क्या चाहिए, तो हम लोग अरेंजमेंट करके एसी चाहिए तो एसी ले लेते हैं, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता है। और अगर डीसी चाहिए तो फिर अरेंजमेंट करना पड़ेगा कम्यूटेटर और ब्रश का। तो 60 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा, सॉरी 62 का आंसर हो जाएगा एसी वोल्टेज इन आर्मेचर। तो 62 का आंसर हो जाएगा, 62 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब 63 नंबर का देखिए सवाल क्या है, सेटिस्फैक्ट्री कम्यूटेशन ऑफ डीसी मशीन इज रिक्वायर्ड। बोल रहा है कि जो हमको मतलब जो कम्यूटेशन होता है वो सेटिस्फैक्ट्री हो, मतलब हमारे अनुसार हो, जो हम चाह रहे हैं उस अनुसार से हो, तो क्या रिक्वायर्ड पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड, तो देखिए हमारा क्या रिक्वायर्ड पड़ेगा, जो ये हमारा फिगर है कम्यूटेटर का, ठीक, ये कम्यूटेटर होता है। तो देखिए इसके ऊपर ब्रश लगा होता है छोटा छोटा, ये सेगमेंट है, जितना नंबर ऑफ कंडक्टर रहेगा उतना हमको सेगमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन तभी होगा जब हमारा ब्रश मूव कर रहा होगा, तो जैसे ब्रश इस सेगमेंट से इस सेगमेंट में जाए ना, तो इसके ऑपोजिट साइड में भी जो ब्रश लगा हुआ वो भी तुरंत अपना पोजीशन चेंज कर ले साथ ही। तो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो करंट होगा वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा और डीसी हमको मिलता रहेगा कांस्टेंट। अगर ऐसा कम्यूटेशन नहीं हुआ कि यहाँ आगे निकल गया वो पीछे निकल रहा है, ये जैसे ही इस इंसुलेशन को पार कर रहा है और वो नहीं पार कर रहा, तो ब्रश में स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि ब्रश से कोई करंट फ्लो ना हो, इसलिए इसको एमएनए पर रखते हैं। अगर सेटिस्फैक्ट्री ये इस गैप को ना पार कर पाए दोनों ब्रश, तो क्या हो जाएगा ना, इससे करंट फ्लो होने लगेगा और स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यही हमारा सवाल था कि सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए क्या ज़रूरी है। तो इसका आंसर 63 का आंसर हो जाएगा हमारा, 63 का हो जाएगा आंसर हमारा सी, स्मूथ कंसंट्रिक कम्यूटेटर प्रॉपरली अंडरकट। स्मूथ कंसंट्रिक कम्यूटेटर प्रॉपरली अंडरकट, तो 63 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, कि स्मूथली अंडरकट हो जाए, मतलब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में स्मूथली चली जाए, ठीक ना। अब 64 का देख लेते हैं, 64 हमारा क्या बोल रहे हैं, ओपन सर्किट आर्मेचर कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी मशीन इज, बोल रहा है कि आर्मेचर का अगर कंडक्टर जो है, आर्मेचर कॉइल ऑफ डीसी ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो क्या करेगा ना, कम्यूटेटर जो है कम्यूटेटर अभी जो दिखाएं उसमें क्या करेगा ना, एक स्क्रैच कर देगा, ठीक, और उसके बाद उसमें स्पार्किंग भी होने लगेगा। तो अगर हमारा जो आर्मेचर का कॉइल है, देखिए क्या होता है, आर्मेचर का कॉइल दिखा देते हैं आपको, ये हमारा आर्मेचर है और ये आर्मेचर का कॉइल होता है, ठीक। ये हमारा सॉरी, ये हमारा फिगर नहीं बन पा रहा सही से, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने थ्योरी पढ़ा है अच्छा से। तो ये हमारा मान लीजिए इसको सीरीज मशीन है, चलिए शंट मान लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं इसलिए इसको शंट बना देते हैं। तो अगर ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाए या ये सॉरी ओपन सर्किट हो जाए, मतलब कट हो जाए बीच से, तो क्या होगा, तो ब्रश पे स्पार्क करने लगेगा, और ब्रश पे स्पार्क करेगा तो कम्यूटेटर सेगमेंट पे स्पार्क के कारण स्क्रैच आ जाएगा। तो वही आंसर इसका हो जाएगा हमारा, आइडेंटिफाई बाय द स्कैरिंग ऑफ द कम्यूटेटर सेगमेंट टू विच ओपन सर्किट कॉइल इज कनेक्टेड।
तो जहाँ पे कॉयल कनेक्ट रहेगा जिस सेगमेंट से ना, उस वहाँ पे स्क्रैच मार देगा, क्योंकि स्पार्क करेगा। इंडिकेटेड बाय द स्पार्क कम्प्लीटली अराउंड द कम्यूटेटर, कम्यूटेटर में स्पार्किंग होगा क्योंकि कम्यूटेटर तो घूम रहा होगा ना। तो आंसर हो जाएगा 64 का सी। तो 64 का सी हो जाएगा। अब 65 देख लेते हैं। इन ए डीसी मशीन फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग इज यूज। अब फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग क्या होता है देखिए, मान लीजिए एक वाइंडिंग है हमारा, ये हमारा एक वाइंडिंग हो गया, ठीक ना, ऐसे ही वाइंडिंग रहता है इसके पीछे पीछे पीछे। तो फ्रिक्शनल वाइंडिंग मान लीजिए ये 100 रुपया है, ठीक। अब फ्रिक्शनल का मतलब होता है कि हमको थोड़ा घटाना है, मतलब इसको इतना बड़ा नहीं लेना, छोटा सा लेना, मतलब 20 रुपये मान लीजिए घटा ले तो 80 रुपया, तो ये फ्रिक्शनल हो गया। मतलब हम मेरे पास 100 रुपया था, ठीक, तो हम इसका आधा आधा, वही फ्रिक्शनल मतलब होता है कि बट्टे, मतलब 100 से कम। अब मान लीजिए 50 लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब मान लीजिए 75 लेंगे तो 3/4 हो जाएगा, तो ये फ्रिक्शनल कहलाता है। तो वही बोल रहा है कि फ्रिक्शनल अगर हम लोग वाइंडिंग का यूज करेंगे तो एक तो फ्रिक्शनल का यूज करेंगे तो कॉपर का जो रिक्वायरमेंट पहले हो रहा था, तो अगर फ्रिक्शनल का यूज करें तो कॉपर का रिक्वायरमेंट घट जाएगा। और इसलिए हम फ्रिक्शनल का यूज करते हैं ताकि जो कम्यूटेशन हो सही तरीके से हो सके, ठीक। तो ये दो दो आंसर आएगा हमारा। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, 65 का आंसर हो जाएगा टू सेव द कॉपर बिकॉज शॉर्टर एंड एंड कनेक्शन, सी हो ही जाएगा। टू रेड्यूस स्पार्किंग, ये भी हो जाएगा। टू इंक्रीज द जनरेटेड वोल्टेज, यस जनरेटेड वोल्टेज भी इंक्रीज करता है। सॉरी जनरेटेड वोल्टेज इंक्रीज कैसे करेगा, कॉपर तो घटा रहे हैं ना, सॉरी फॉर दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, बी और सी। तो 65 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कॉपर का संख्या घटाएंगे तो हमारा ईएमएफ घटने न लगेगा, क्योंकि फाई घटेगा, फ्लक्स घट जाएगा ना, कॉपर की संख्या घटाएंगे तो क्योंकि करंट घटेगा, कॉपर घटेगा का लंबाई घटेगा तो करंट घटेगा, करंट घटेगा तो फाई घट जाएगा, फाई घटेगा तो ईएमएफ घट जाएगा, क्योंकि फाई बराबर ईएमएफ बराबर होता ही हमारा ईएमएफ बराबर डी फाई अपॉन डी टी। अगर फाई घट रहा है तो ईएमएफ भी ना घटेगा, अगर फाई घट रहा है तो चलिए 65 हो गया। 67 का देखिए क्या बोल रहा है। For a parallel operation of a two or more DC compound generator, we should ensure that। तो देखिए अगर हम पैरेलल ऑपरेशन करेंगे दो डीसी जनरेटर का, तो देखिए क्या क्या चाहिए। मान लीजिए ये मेरा बस बार है, तो इसमें से पहले एक जनरेटर तो कनेक्ट है, पैरेलल तभी ना कर पाएंगे, 2 आदमी होगा, 3 आदमी होगा, 4 आदमी होगा, तो इसका मतलब एक आदमी पहले से जुड़ा हुआ है इस बस बार से। तो अब जो हम जनरेटर A1 जुड़ा हुआ, हम दूसरा तीसरा चौथा जितना भी जनरेटर लगा सकते हैं इसमें। तो अब जो दूसरा जनरेटर तीसरा चौथा लगाएंगे उसका जो है इस बस बार का जो वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, तो सेम वोल्टेज होना चाहिए। इनकमिंग जो बस बार का वोल्टेज है वो इनकमिंग जनरेटर का भी वोल्टेज उतना ही होना चाहिए जितना बस बार का है। सेकेंड थिंग हो जाएगा हमारा जो इसका जो पोलैरिटी है, इस बस बार में जो इस जनरेटर से कनेक्ट हुआ है, तो इस जनरेटर की पोलैरिटी मान लो प्लस माइनस है, तो ये भी जनरेटर जब जुड़ेगा ना तो इसका भी प्लस माइनस होना चाहिए, मतलब सेम पोलैरिटी होना चाहिए। ये भी जुड़ेगा तो वही प्लस माइनस होना चाहिए, मतलब सेम पोलैरिटी होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, और उसके बाद ये होता है कि इसमें सॉरी ये मान लीजिए जनरेटर है, तो इस जनरेटर का मान लीजिए पोलैरिटी यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव। तो अगर सीरीज फील्ड अगर पॉजिटिव में जुड़ा हुआ है तो जो सेकेंड जनरेटर होगा ना तो उसका भी सीरीज फील्ड जो है, ये मेरा सीरीज फील्ड होता है, ये सीरीज वाइंडिंग होता है। तो सीरीज वाइंडिंग उस सेकेंड जनरेटर का भी पॉजिटिव से जुड़ा रहना चाहिए, तो दोनों का पोलैरिटी सेम रहना चाहिए, ठीक। मतलब बाइंडिंग का भी जो कनेक्शन है वो पॉजिटिव में अगर पहला जनरेटर का है तो दूसरा जनरेटर का भी रहना चाहिए। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन में है वोल्टेज ऑफ द इनकमिंग जनरेटर शुड बी द सेम, मतलब जो बस बार से दूसरा जनरेटर कनेक्ट करेंगे उसका वोल्टेज सेम रहना चाहिए, पहले का जितना वोल्टेज है, मतलब 220 वोल्ट अगर मान लीजिए पहला जनरेटर का है तो दूसरा जनरेटर जो पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका भी 220 वोल्ट होना चाहिए। पोलैरिटी ऑफ इनकमिंग जनरेटर शुड बी द सेम एट द बस बार। पोलैरिटी अगर ये प्लस माइनस से इस बस बार को कनेक्शन दे रहा है तो सेकंड जनरेटर जो लाएंगे उसका भी जो पोलैरिटी है प्लस माइनस ये होना चाहिए, पहले प्लस होना चाहिए फिर माइनस होना चाहिए, ठीक। तो सेम पोलैरिटी होना चाहिए। ऑल द सीरीज फील्ड शुड बी रन इन पैरेलल बाय मीन्स ऑफ इक्वलाइजर कनेक्शन। तो जो सीरीज फील्ड है तो वो जो इक्वलाइजर कनेक्शन होना चाहिए दोनों का, ठीक है। सीरीज फील्ड ऑफ ऑल जनरेटर शुड बी आइदर इन पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। तो अभी तो बता दिए कि ये जो सीरीज फील्ड है वो जो पॉजिटिव से कनेक्ट है तो दूसरा का भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव से ही कनेक्ट होना चाहिए सीरीज फील्ड, ये ना हो कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाए,
ये प्लस माइनस अगर है तो सीरीज फीड कहाँ जुड़ा हुआ, प्लस प्लस में जुड़ा हुआ है। अब जो सेकंड जनरेटर लाएंगे तो वो ऐसा ना हो कि उसका जो सीरीज फील्ड है वो माइनस प्लस मतलब माइनस पे नहीं जुड़ा रहना चाहिए, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 66 का ई। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ई। अब 67 नंबर देख लेते हैं। द डीसी सीरीज जनरेटर यूज्ड। डीसी सीरीज जनरेटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। सीरीज जनरेटर का यूज हम लोग, जैसे मान लीजिए हमको दिल्ली से पावर ट्रांसफ़र करना है, मान लीजिए यूपी तक, मान लीजिए कानपुर तक हमको ट्रांसफ़र करना है, तो बीच रास्ते में तो बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा ना वोल्टेज ड्रॉपिंग का। मान लीजिए पेड़ से हट रहा होगा तो ड्रॉप हो रहा होगा, कंडक्टर जो भेज रहे हैं दिल्ली से कानपुर तक तो वहाँ कंडक्टर का भी कुछ ड्रॉप होगा। तो मान लीजिए यहाँ से हम मान लीजिए 11,000 वोल्टेज भेज रहे थे, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारा कितना हो जाएगा, हमको तो लगता है 9,000 हो जाएगा या 10,000 हो जाएगा मान लीजिए, या 10,500। तो 500 या 1,000 तो वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है कहीं पे ना कहीं पे। तो उसको कम रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं बूस्टर के रूप में, मतलब वो बूस्ट कर देता है। तो चलिए सवाल आंसर देख लेते हैं। टू सप्लाई द ट्रैक्शन लोड, नहीं गलत। टू सप्लाई द इंडस्ट्रियल लोड एज ए कांस्टेंट वोल्टेज, रॉन्ग। एज ए बूस्टर टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज एट द लोड एंड ऑफ द फीडर, हाँ फीडर में बूस्टर के रूप में यूज करते हैं। तो 67 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब 68 नंबर देख लेते हैं। फ्लोइंग डीसी जनरेटर विल बी ए पोजिशन टू बिल्ड अप विदाउट एनी रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म इन द पोल। बोल रहा है जैसे कोई भी जनरेटर को हम लोग चालू करेंगे ना, मान लीजिए ये जनरेटर है, तो इसमें पहले से मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बहुत होना चाहिए, जो रेजिड्यूल होता है, मतलब वो थोड़ा बहुत अमाउंट मैग्नेटिक फील्ड पहले से होना चाहिए। तभी जब आप घुमाएंगे ना तो वो क्या बोलते हैं ईएमएफ थोड़ा सा प्रोड्यूस करेगा। फिर क्योंकि एक्स्ट्रा में हम लोग सेल्फ एक्साइटेड तो कर नहीं रहे हैं, अगर सेल्फ एक्साइटेड करेंगे तो फिर रेजिडुअल का ज़रूरत नहीं होगा। वही सवाल पूछा है कि किस में ज़रूरत नहीं होगा। अगर हमारा सेल्फ एक्साइटेड नहीं है तो हमको थोड़ा सा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रखना पड़ेगा, ताकि जैसे हम इसको घुमाएंगे शाफ्ट को, तो यहाँ पे आर्मेचर लगा होता है, ये कट करेगा तो तुरंत थोड़ा करंट उत्पन्न कर देगा, करंट उत्पन्न करेगा तो इसी से फील्ड जुड़ा रहता है। तो फील्ड में भी फ्लक्स आते रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो और फ्लक्स का अमाउंट बढ़ता रहेगा और कट करता रहेगा तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा सेल्फ एक्साइटेड है तो प्रॉब्लम आएगा। लेकिन सॉरी, अगर यहाँ पर थोड़ा सा सवाल कंफ्यूजिंग है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर को कोई रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे हम एक्स्ट्रा बैटरी लगा के अलग से फील्ड को एक्साइटेड करते हैं, तो उसमें कोई रेजिडुअल का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन इसमें तो होगा। तो 68 का आप देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। अब 69 का हम देखते हैं क्या है। 69 नंबर हमारा बोल रहा है इंटरपोल फ्लक्स वुड बी सफिशिएंट टू। जो हम इंटरपोल का यूज करते हैं, कल जो हमने बताया था इंटरपोल, एक मिनट, इंटरपोल जो होता है हमारा कहाँ लगा रहता है इंटरपोल हमारा, तो ये हमारा जनरेटर हो गया, तो इंटरपोल हमारा लगा रहेगा इस जगह, ठीक। तो वही पूछ रहा है कि इंटरपोल जो होता है वो किसको सफिशिएंट कर न्यूट्रल, इंटरपोल फ्लक्स वुड बी सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज द कम्यूटेटर सेल्फ इन इंड्यूस्ड, न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन, न्यूट्रलाइज बोथ द आर्मेचर रिएक्शन एज वेल एज, हाँ। तो इंटरपोल का यूज ही करते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन से जो फ्लक्स आ रहा है उसको उसको ख़त्म करने के लिए। तो न्यूट्रलाइज द बोथ आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स को भी और एज वेल एज कम्यूटेशन के दौरान अगर कोई फ्लक्स इंड्यूस्ड हो जाता है तो स्पार्किंग आने लगता है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 670 का देख लेते हैं। डीसी जनरेटर जनरली प्रीफर फॉर चार्जिंग ऑटोमोबाइल बैटरीज। कल मैंने बताया था कि जो शंट जनरेटर होता है उसका जो आउटपुट ईएमएफ जो होता है आउटपुट पे वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि शंट जनरेटर कांस्टेंट स्पीड पे वर्क करता है, क्योंकि उसका स्पीड कांस्टेंट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इस प्रोपोर्शनल होता है एन फाई, अब स्पीड ही कांस्टेंट है तो ईएमएफ भी कांस्टेंट आएगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अब किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए ना, कांस्टेंट डीसी बैटरी को चार्ज करने के लिए तो कांस्टेंट करंट का ज़रूरत होता है, मतलब डीसी करंट का ज़रूरत होता है। तो हमारा शंट मशीन आसानी से दे देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डीसी जनरेटर जनरली प्रीफर फॉर चार्जिंग ऑटोमोबाइल बैटरी इज शंट जनरेटर।
तो इसका 70 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब 71 देख लेते हैं। इन ए डीसी जनरेटर द नंबर ऑफ मैकेनिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री विल बी द सेम व्हेन। देखिए मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होता है, थोड़ा समझा देते हैं आपको, ठीक है ना। ये मान लीजिए हमारा एक पोल है, ये नॉर्थ है, मान लीजिए ये साउथ है, फिर यहाँ नॉर्थ होगा, फिर साउथ होगा। तो ये जो हमारा एंगल होता है ये हो गया मैकेनिकल डिग्री, इसको बोलते हैं मैकेनिकल डिग्री, ठीक। और इसके बीच हमारा MNA कहीं शिफ्ट हो जाता है तो वो हो जाता है इलेक्ट्रिकल डिग्री, ठीक। ताकि MNA शिफ्ट होता है, रोटर जिस डायरेक्शन में घूम रहा था आर्मेचर रिएक्शन के कारण, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो हमको पूछा है कि देखिए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी बता देते हैं कि थीटा मैकेनिकल इज इक्वल टू, मान लीजिए थीटा इलेक्ट्रिकल हमको निकालना होगा। मतलब आप इन दोनों में से किसी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक। तो थीटा मैकेनिकल अपन थीटा इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, थीटा मैकेनिकल अपन थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपन 180 इंटू पी। तो पी 2/p हो जाएगा। तो अगर हमको निकालना होगा थीटा मान लीजिए मैकेनिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/p अपन थीटा इलेक्ट्रिकल। अब हमको इलेक्ट्रिकल से मतलब है, मैकेनिकल का तो हम लोग पढ़ा ही करते हैं नहीं, तो हमको हमेशा ज़रूरत पड़ेगा इलेक्ट्रिकल का। तो थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू हो जाएगा p/2 थीटा मैकेनिकल। ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखिए, एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं है। तो अब हमारा देखिए यहाँ पे क्या बोला कि वो कितना पोल रखेंगे जब थीटा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बराबर हो जाए। तो यहाँ नीचे 2 है तो पोल हम लोग 2 रखेंगे, तब ना 2 2 कट जाएगा। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, तो थीटा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो 71 का आंसर हो जाएगा डी। अब 72 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 72 नंबर बोल रहा है प्रीमेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ। तो देखिए जिस प्रकार रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस जी, उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा तो जो करंट का अपोज करेगा वो रेजिस्टेंस होता है। मैग्नेटिक सर्किट होगा तो जो फ्लक्स का अपोज करेगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होता है जो फ्लो होता है, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है जो फ्लो होता है, ठीक। तो करंट के फ्लो में जो बाधा डालता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और फ्लक्स के क्या मूवमेंट में जो बाधा डालता है उसको रिलक्टेंस बोलते हैं। तो रिलक्टेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस का अपोजिट मतलब, तो रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है हमारा, ओ सॉरी हाँ, परमियंस पी। तो परमियंस का पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल क्या होगा, तो रिलक्टेंस। तो 72 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, 72 का बी। 73 देख लेते हैं। डीसी जनरेटर, इन डीसी जनरेटर द पोलैरिटी ऑफ द इंटरपोल्स, इंटरपोल्स का पोलैरिटी क्या होना चाहिए। तो इंटरपोल्स का पोलैरिटी क्या होता है, तो देखिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा डीसी जनरेटर, ये हमारा प्यारा सा डीसी जनरेटर। अब हम लोग को पूछा है कि इसका सॉरी फॉर दिस डायग्राम के लिए उतना नहीं सोचिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंटरपोल होता है, तो यहाँ पर भी एक पोल मान लीजिए यही वाला 4 पोल का मशीन लेते हैं, ठीक है। ये पोल होगा ना एक, यहाँ भी एक पोल होगा इस तरह से। तो इसका पोलैरिटी बोल रहा है इंटरपोल का क्या होगा। तो इंटरपोल का जो पोलैरिटी है, अगर मान जो जो ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ होगा, तो ये नॉर्थ साउथ, ठीक ना, अल्टरनेट चलता है। तो इस पोल का जो पोलैरिटी होगा वही पोलैरिटी इस इंटरपोल का भी होगा। मतलब इंटरपोल के आगे वाला पोल का जो पोलैरिटी होगा तो वही पोलैरिटी इंटरपोल का होगा, ठीक। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ साउथ है तो इस इंटरपोल का क्या होगा साउथ। अगर यहाँ मान लीजिए नॉर्थ रहता तो यहाँ इंटरपोल भी नॉर्थ रहता, ये चेंज हो जाता फिर साउथ होता है यहाँ। तो वही बोल रहा है कि डीसी जनरेटर पोलैरिटी ऑफ द इंटरपोल्स इज़ द सेम एज दैट द मैन पोल ए हेड। मतलब मैन पोल के मतलब जो इंटरपोल जहाँ लगा हुआ है उसके आगे के पोल का जो पोलैरिटी है वही पोलैरिटी इंटरपोल का होगा। तो 73 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, 73 का ए।
अब 74 देख लेते हैं, द EMF जनरेटेड इन ए DC जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो हम लोग ने अभी पढ़ा है कि EMF किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन और फाई के। और क्योंकि EMF का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, पी, इसको याद कर लीजिए, ये आपका पूरा इलेक्ट्रिकल का जो भी कोई भी मशीन हो, P n5Z/60, मशीन में कोई भी हो EMF इतना ही जनरेट होगा। तो ये आपको याद होना ही चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो ये आपका सबका बाप है फॉर्मूले का। तो देखिए ये किसके पोल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्पीड का प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फाई का प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कंडक्टर का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या दिया, फ्लक्स पर पोल सही दिया हुआ है। तो बी नंबर में दिया स्पीड ऑफ आर्मेचर, ये भी सही है, एन पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ पोल्स कोई पे भी डिपेंड करेगा, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। तो 74 का क्या हो जाएगा, डी, ठीक ना। और 75 का देख लीजिए क्या होता है, इन ए DC जनरेटर द मैग्नीट्यूड न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस व्हेन। देखिए एकदम सिंपल सा सवाल पूछा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मान लीजिए हमारा प्यारा सा DC जनरेटर है, तो वो पूछा है कि मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये मान लीजिए आर्मेचर है, तो ये मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्योमेट्रिकल दोनों हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। सॉरी, मान लीजिए ये हमारा DC जनरेटर है, इसमें अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ आर्मेचर होगा, तो इसका MNA और GNA एक ही जगह होगा, MNA और GNA। तो बोल रहा है कि एक दूसरे को कब कंसाइड करेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कब करेगा, MNA और GNA, यही पूछा है DC जनरेटर में मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कंसाइड विथ द ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस व्हेन, कब, जब हम लोग लोड नहीं लगाते हैं तो MNA और GNA यहीं पे रहेगा। और अगर हम लोग जैसे ही लोड लगाते हैं तो MNA शिफ्ट कर जाता है थोड़ा सा, जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल का यूज करते हैं, उसके बाद और एक वाइंडिंग का यूज करते हैं, क्या नाम है उसका, जल्दी नाम याद कीजिए। तो चलिए आपको याद ही होगा, क्या नाम है उसका, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो 75 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा ए। देयर इज़ नो लोड ऑन द, जब जनरेटर में लोड नहीं लगा होगा तो दोनों एक पास, MNA और GNA एक जगह रहेगा, MNA और GNA एक जगह रहेगा। जैसे लोड लगाएंगे तो MNA शिफ्ट कर जाता है थोड़ा सा। तो 75 का आंसर हो गया हमारा ए। तो चलिए दोस्तों आज 75 ही रखते हैं, वैसे भी वीडियो लॉन्ग हो, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, आपको RK राजपूत का टोटल सॉल्यूशन मिलेगा विथ एक्सप्लेनेशन, और आपको इलेक्ट्रिकल का हीरो बना के छोड़ेंगे, सिर्फ आप यकीन रखिए और हम पर विश्वास कीजिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कनेक्टिंग विथ मी, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।